रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली बस 2 एपिसोड बस रह गए हैं, तो सेकंड लास्ट एपिसोड है ये, एक के बाद एक ही बस रह गया है। तो शुरू करते हैं। नावल तुम मेरे निकाह में हो, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 35। सुबह वो निखरी निखरी सी किचन में खड़ी अपने लिए मुलाजमा से बादाम वाला दूध बनवा रही थी, जो वो पीना बहुत पसंद करती थी। चेहरे पर बिखरी दिलकश मुस्कुराहट ने अंदर आती सफ़ीने को चौंका दिया। उसका ये रूप देख इसे समझने में देर न लगी, अंदर ही अंदर एक आग सी भर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हकारत से पूछती वो कमल कमल को मुड़ने पर मजबूर कर गई थी। कमल ने ऐसी प्यारी सी स्माइल पास की और उसका हुस्न देखकर वो एक पल को मबदूद हो गई थी। थैंक यू बरकत आंटी। दूध का गिलास लेती वो वहीं किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल पर बैठी। किस चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दिया करो, यूं पूरी हवेली में घूमने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ीना ने मुंह बना के कहा तो कमल को उसकी बात पे हैरत हुई। हवेली की मालकन कहीं भी आ जा सकती है, इसे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दूध का घूंट भरती वो सफ़ीने की तरफ देखती बहुत हक से बोली थी, मालकन किसी भूल में मत रहना। आफताब शेर खान की बीवी भी मैं ही बनूंगी और इस हवेली की मालकन भी। सफ़ीने को उसकी बात पे गुस्सा ही आ गया। बरकत आंटी, मेरा और आफताब का ब्रेकफास्ट लगा दें, आज हम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। कमल उसकी बात को नज़रअंदाज करती उठ के वहाँ से अपने कमरे में चली गई, जबकि सफ़ीने पेचताब खाती रह गई और बड़ी बेगम से जाकर शिकायत लगाने लगी। आप क्यों फ़र्क करती हैं? हमारी आफताब से बात हो चुकी है, इसने हमारी बात मान ली है। आप ही बनेंगी ये आफताब की बीवी और हमारे ख़ानदान की बहू। बड़ी बेगम ने सफ़ीना की अच्छी खासी तसल्ली करवाई, लेकिन कमल के अंदाज़ अतवारे देख कर वह मुतमईन नहीं हो पा रही थी। और वो जो आईने के सामने खड़ा खुद पे परफ्यूम की बारिश कर रहा था, कमल को अंदर आता देख कर ठिठरा, लेकिन फिर इग्नोर कर गया। आज हम एक साथ नाश्ता करेंगे। इसके करीब आते चेहरे पर मासूमियत सजाए वो पूरे हक से बोली, तुम कर लो, मुझे भूख नहीं है, देर हो रही है। मुंह फेरते हुए कोट पहना और आईने में खुद को देखता सरेसरी सा कहा, नो, हम एक साथ नाश्ता करेंगे तो बस करेंगे, वरना क्या? आफताब के माथे पे बल पड़े। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे बच्चे को मोहरा मत बनाना, और तुम्हें यहाँ लाने की वजह से सबसे बड़ी वजह भी ये बच्चा है, और मैं नहीं चाहता वो तुम्हारी किसी साजिश का शिकार हो। लेकिन अगर तुम मुझे इस तरह बात पे बात में ब्लैकमेल करोगी तो मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए डोंट। बहुत सख्ती से उंगली उठा के वार्न करता वो बाहर निकल गया, जबकि कमल की आंखें नम हो गई थी। खामोशी से बाहर निकलती बाहर आई तो सामने ही सफ़ीना टेबल पर नाश्ता लगाती नजर आई। आए खान जी, नाश्ता तैयार है, करके जाइएगा। बहुत प्यार और मोहब्बत और मान से कहा। आफताब एक पल को सोचता वहाँ बैठ गया, जबकि दूर टेबल के पास खड़ी कमल ये देखकर अंदर ही अंदर मर रही थी। सफ़ीने आफताब की चेयर के पास खड़ी ब्रेड पे जैम लगा रही थी और बेइंतहा खुश थी, जबकि कमल की आंखों से बहते आंसू गालों पर जा गिरे। एक लम्हे की देरी किए बिना वो वहाँ से हटती अपने रूम में आते ही बंद हो गई। उसके जाते ही आफताब भी टाइम देखता उठ खड़ा हुआ। खान जी, नाश्ता। सफ़ीना ने रुका, भूख नहीं है, सरासरी सा बिना देखे जवाब देता वो बाहर निकल गया था। इसे आज कराची जाना था, अपनी माँ के पास, वो भी बिना किसी को बताए जा रहा था। जितना वो तड़पा था अपनी माँ से मिलने के लिए, इतना ही उसकी माँ भी तड़प रही होगी। प्लान में बैठा वो कमल की आंखों के आंसू ना भूल पा रहा था, इसे बेचैनी हो रही थी। वो सब इसने कमल के लिए ही किया था, यही तो तय हुआ था बड़ी बेगम के साथ कि वो कमल का ख्याल रखेंगी और हर तरह से इसे कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगी। वो सफ़ीने को अहमियत देगा। सुबह इस सब की वजह भी यही थी, क्योंकि वो जा रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि क्या क्या हो सकता है। अभी की आंखें खुली तो खुद को शामी की बाहों में पाया। उसकी नींद भग से उड़ी। फ़ौरन झटके से शामी को पीछे धकेलती वो झट से उठी। शामी ने किसमसा के आंखें खोलीं। क्या मसला है? कोई भूत देख लिया है क्या? मजाक बनाया था। आपको देख लिया, आप यहाँ हैं हमारे पास। कैसे? वो घबराए अंदाज में बोली तो शामी ने मुंह पे हाथ फेरते नींद को भगाया और एक बाजू के सहारे ऊपर उठ के बैठा। शौहर हूँ तुम्हारा, कमरा है मेरा, मैं यहाँ नहीं हूँगा तो कहाँ हूँगा? उल्टा उसकी झील जैसी आंखों में झांकता वो इसे डरा सा गया था। अभी दांतों तले दबाती इसे पीछे होके देख रही थी। अब उनको छोड़ दो, पिंक से रेड कर दिया है। अगर इतना शौक है तो मुझे बता दो, मैं ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। मानी खेजी से कहता वो इस पे झुकने लगा कि अभी झट से उठ के भागी। नहीं नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं, कहते हुए बात में घुस गई, जबकि शामी ज़ेर लब मुस्कुराता रह गया। आबी का उसके करीब होना इसे सुकून बख्शता था, एक अनजाना सा सुकून मिलता था। इतनी सारी शॉपिंग आप भी हद करते हैं शहमीर,
सारी मार्केट ही उठा लाएं। ढेर सारी बच्चों की शॉपिंग देखकर वो हर शॉपर को खोले बहुत पुरजोश होते शामिर से बोली, ये तो कुछ नहीं, अभी तो और बहुत कुछ आएगा, फिर तो मेरी अना बेहोश ही हो जाना है। शामिर ने इसे अपने करीब करते मोहब्बत से कहा तो वो मुस्कुराती इसे देखती कुछ उदास सी हो गई। क्या हुआ मेरी जान, उदास क्यों है? शामिर को उसकी उदास आंखें अच्छी ना लगी। शामिर, हम वापस पाकिस्तान कब जाएंगे? अनजाने किस बात के एहसास के तहत पूछा कि शामिर एकदम से संजीदा हो गया। ये देखो ये प्रॉम कैसी है, दोनों की अलग अलग ही ली है। शामिर ने उसकी बात काटी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। वो बुरा मान गई। कुछ सवालों के जवाब नहीं हुआ करते ना, कहते हुए वो दुखी होता उठ गया था कि अनाबिया ने रास्ता रोका। प्लीज़ शामिर, कब तक यहाँ रहेंगे? हमें अपनों के पास जाना चाहिए, इनके बिना हम अधूरे हैं। इसने समझाना चाहा। कौन अपने? मेरा कोई अपना नहीं है सिवाय तुम्हारे और मेरी औलाद के, इसलिए नो मोर डिस्कशन। शामिर ने सख्ती से मना कर दिया और ना इसे नम आंखों से देखती वहाँ से हटने लगी कि शामिर ने नफ़ी में सर हिलाते उसकी कलाई थामी। ए जाना, उदास ना हुआ करो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? क्या मेरा होना कोई मानी नहीं रखता? जो अपनों की याद आने लगी। ना चाहते हो भी वो गिला कर गया था। ऐसी बात नहीं है शामिर, आपका होना मेरी सांसों का चलना है। आपके बिना तो अना अधूरी है, लेकिन सब अपनों, अगर मेरे वजूद से आपको मुकम्मल होने का एहसास नहीं होता तो फिर भी कुछ भी कहना फजूल है। शामिर ने वहाँ से हटना चाहा। आप गलत समझ रहे हैं। हर रिश्ता अपनी जगह अहम होता है शामिर। माँ बाप अपनी जगह, दादा दादी अपनी जगह, नाना नानी अपनी जगह, और बच्चे का हक कि वो हर रिश्ते को जिए। मेरे बच्चे अपने सारे रिश्ते मुझसे में जिएंगे। मेरे होते हुए इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब की बार लहजा थोड़ा सख्त हुआ तो अना खामोश हो गई, जबकि आंखें भीग गई थीं। शामिर को उसकी आंखों में आंसू देखकर सख्त कोफ्त हुई। उसका दिल सख्त बुरा हुआ। अना, क्या चाहती हो यार? अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इन सबको माफ़ कर दूँ तो ये मेरे बस इख्तियार में नहीं। मेरे बाप ने एक जीती जागती इंसान की इज़्ज़त को रोन डाला। जब ये सोचता हूँ खुद से घिन आती है कि मैं एक गुनहगार इंसान का बेटा हूँ। शामिर का दर्द आज बहुत वाज़ेह हो रहा था। अना पे वो दम साधे खड़ी रही। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे एक नापाक और गुनहगार इंसान के ज़ेरे साया पले। तुम बात करती हो ना अपनी फैमिली से? अना के पास आते भीगे लहजे में कहते उसने आंसू साफ किए। मुझे देखो, सारे रिश्ते सिर्फ तुमसे जीतना हो, कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तुम हो। तुम तो मेरा फिर अपना दुख दर्द अपनों से बांट लेती हो, सुन लेती हो। मैं किससे कहूँ? मुझे भी तकलीफ़ होती है ना। ये दिल के मकाम पर उंगली रखी शिद्दत कर्ब से कहते वो अना को भी रुला रहा था। यहाँ बहुत दर्द है, उठता है कि सहा नहीं जाता। अना ने आगे बढ़ के शामिर को बीच के गले से लगाया और दोनों ही बुरी तरह से रो दिए थे। ये सच ही तो कह रहा था कि वो ज़्यादा दर्द में था, इसलिए नाबिया ने सोच लिया था अब वो कभी भी शामिर को पाकिस्तान जाने का नहीं कहेगी। जिस बात से इसे दर्द हो वो कभी नहीं कहेगी। तुम ये क्या लगा? तुम जैसी लड़की को जिसे मैं पाँव की जूती भी बनाऊं तो इसे बिस्तर की जीनत बनाऊंगा। तुम्हारी मेरी नज़र में कोई औकात नहीं। जिस लड़की को अपनी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं और नशे में बह के वो किसी मर्द की बाहों तक रसाई हासिल कर रहे, ऐसी लड़की पे काजिम शाह थूकवे भी ना। वो बार बार मुंह धोए जा रही थी और जब भी आईना देखती काजिम के अल्फाज इसे दिल में पवस्त होते। वो बार बार एक ही अमल पिछले कई मिनटों से दोहराए जा रही थी। चेहरा उसका लाल हो चुका था। आईना देखते ही फिर से लगता वो गंदी हो गई है, लेकिन उसका चेहरा गंदा न था, उसकी रूह पे वार हुआ था और इसे रूह को पाक साफ करना था। गर्द रूह पे जमी थी और हम चेहरा साफ करते रहे। बिल आखिर थक हार के वो नीचे बैठती चली गई। आंसू वे बहते जा रहे थे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, सुना तुमने? काजिम, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो बिलक बिलक कर रोती चलाई थी। बहन हूँ मैं कमल की, उसका अक्स हूँ मैं। ऐसी लड़की नहीं हूँ नहीं, मेरी माँ का अक्स हूँ मैं। वो भी पाक दामन थी, मेरी बहन भी पाक दामन है। मैं भी ऐसी लड़की नहीं हूँ। चलाते चलाते उसकी आवाज़ रुंध गई। वो वहीं ज़मीन पर गिर गई थी जैसे आज सब कुछ हार गई हूँ। हाँ, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी, लेकिन मेरे साथ भी बुरा हुआ है। मैं पैदा करते ही बोझ की तरह सर से उतार कर फेंक दी गई। बाप ने तो अपनाया ना, माँ भी छोड़ गई। अगर एक बेटी को ले जा सकते थे तो मुझे ले जाती, कमल को क्यों लेके गई? वो तड़प के उठी थी। मेरा क्या कसूर था? माँ बाप औलाद पैदा तो कर लेते हैं लेकिन फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे भी छोड़ दिया। हो ना हो जिसकी खातिर छोड़ा वो वफा इसने भी ना की और रह गई खाली हाथ, बहतान भरे दामन के साथ। क्या मिला सिवाय दुख और मौत की? आंखें सख्ती से रगड़ी। बहुत इंतज़ार के बाद लौटी थी कमल, वापस मरी, लेकिन अकेली। 5 साल की लड़की, मेरी बहन अकेली लौटी थी। बाप ने छोड़ दिया, माँ मर गई। हमारी माँ फिर चलाई थी, लेकिन मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी।
میرے لیے۔ ہاں، اس دن کنول کی ماں مری تھی، پھر جینا سیکھا۔ ہر اس چیز سے مجھے نفرت ہوتی گئی جو کنول کو اچھی لگتی۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں اس سے نفرت۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو کنول نے اپنے دشمنوں تک رسائی حاصل کر لی اور ان سے اپنی ماں کی موت اور ان کی عزت کی بے حرمتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس سب میں کومل کا ساتھ بھی مانگا اس نے، لیکن کومل کو اس کے بدلے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ اس کے ساتھ اس کی ماں نے برا کیا، آگے سے ان کا انجام بھی برا ہوا۔ وقت گزرتا گیا، کنول اکیلے ہی ہر مرحلہ سر انجام دیتی رہی۔ ارسل بیٹا تھا ان کا، جنہوں نے مدد کی تھی مریم کی جب وہ خان ولا سے نکالی گئی تھی، مریم کی دوست کا بیٹا۔ جس طرح ارسل کی ماں نے مریم کا ہر موڑ پہ ساتھ دیا تھا، ویسے ہی ارسل نے کنول کو بہن مانا تھا اور اس نے بھی کسی موقع پہ کنول کو اکیلا نہ چھوڑا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب کنول نے بدلہ لینا تھا۔ اس سے پہلے کنول نے کومل کو آفتاب سے ملوا دیا، یہی وہ سب سے بڑی غلطی کر گئی۔ وہیں کومل کہ دل کے اندر نفرت کی ایک چنگاری بھڑکی، ہمیشہ کی طرح بہن سے اسے بھی چھیننا چاہا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائی اور یہی کومل کو تکلیف ہوئی۔ اس نے کنول کی آڑ لے کر اسے اچھا خاصا پھنسانا چاہا۔ آفتاب کے مرنے کے بعد کومل کو کسی حد تک سکون آیا، لیکن یہ سکون پھر سے غارت ہوا جب کنول نے اس سے ہر تعلق توڑ لیا اور یہاں سے وہ بلال کو لے کے چلی گئی اور پھر اسے یہ شک گزرا کہ آفتاب کا زندہ ہے۔ ایک بار پھر اسے مات ہوئی جب اس کا دل ٹوٹا اور اسے سنبھالنے والا کوئی اور نہیں کاظم ہی تھا، اور آج وہ سہارا بھی چھن گیا۔ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ اٹھتی باہر آئی اور دراز کھولی، کانپتے ہاتھوں سے اپنی مطلوبہ چیز نکالی اور وہ سفید پاؤڈر جو اسے اس دنیا کے غم سے نکال دیتا تھا۔ وہ کبھی بھی زیادہ مقدار میں نہ لیتی تھی اور کاظم سے ملنے کے بعد اب تقریباً اس نے ڈرگز لینا شروع کر دیا تھا اور وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رات کو اس نے ڈرگز لی اور کاظم نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا اور اسے بری لڑکی سمجھ رہا تھا۔ وہیں سوچیں ایک بار پھر سے دماغ پہ حاوی ہونے لگی۔ اس نے پاؤڈر نکالا، ہتھیلی پر ڈالا اور اس کے کانپتے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، آنکھیں رو رو کے لال ہو چکی تھی۔ نشے میں بہہ کر وہ کسی مرد کی باہوں تک رسائی حاصل کر لے، ایسی لڑکی پہ کاظم شاہ تھوکے بھی نہ۔ لفظوں کی بازگشت ہوتی جا رہی تھی اور ہاتھوں کی کپاہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے سارا پاؤڈر نیچے گرا دیا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور عزم اور ہمت کے ساتھ اسے کاظم کی باتوں کا جواب دینا تھا، اسے بتانا تھا کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے۔ کنول نے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ وہیں دروازے کے پاس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اسے آفتاب کے رویے پہ بے انتہا دکھ ہوا تھا اور یہ دکھ بڑھا تب جب آفتاب نے سفینے کے ساتھ سلوک اچھا رکھا اور اس کے ناشتے سے انکار کیا اور کافی دیر رو لینے کے بعد اس کا دل کا غبار ہلکا ہوا تھا۔ اب بھوک ستا رہی تھی، گلا خشک ہو چکا تھا۔ پانی پینے کے لیے جگ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ جگ اٹھاتی وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن دروازے پہ لاک دیکھ کر وہ بری طرح سٹ پٹائی۔ وہ 3 بار لاک کھولنا چاہا لیکن دروازہ لاک تھا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ پلیز اوپن دا ڈور۔ کنول گھبرائی تھی، کافی دیر وہ اونچا اونچا بولتی رہی لیکن دروازہ نہ کھلا اور تھک ہار کے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ لیکن کب تک؟ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور وہ بیوی ظالم ہو سکتی تھی لیکن ماں نہیں۔ آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ فوراً سے انا کو ایک طرف رکھتے آفتاب کو کال ملائی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ مزید دل چھوڑ بیٹھی 1-2 بار لیکن نمبر ہنواز بند تھا۔ اٹھا کے موبائل دیوار پر دے مارا، اس سے تو بہتر تھا میں یہاں آتی ہی نہ، انجانے کیوں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں دکھی ہوتی واپس بیٹھ گئی۔ اسے اپنی ایسی حالت میں رونا بہت آ رہا تھا۔ آفتاب نے کراچی کی سرزمین پہ قدم رکھا تو دل بے اختیار ماں سے ملنے کو بے چین ہوا۔ وہ خان ولا کے اندر کا سارا حوال جانتا تھا۔ سعدی نے سے کنٹینیو جاری ہے۔